तो केरला में यहां पर क्या बोलते हैं इसको, मालाबार तट। केरला को कर्नाटक कोस्ट और कर्नाटक के ये जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से ये वाला क्षेत्र को एक और फायदा है कि कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी होती है भारत में। सो कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। ये भी आप लिख लो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग मालाबार के तट के बारे में बात करने, ठीक है। अगर हम लोग मालाबार के तट के बारे में बात करेंगे तो मालाबार का जो तट है वो पहली बात कहाँ पर है, केरला के तट को बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह का कंपोजिट कोस्ट है। इसके बाद इसी मालाबार तट में आपको छोटे छोटे लगून मिलते हैं। लगून मतलब होते हैं पानी, जैसे देखो क्या होता है, समुद्र का पानी जब क्या होता है लैंड के ऊपर आता है तो वो तीन साइड से अगर घिरा हुआ है और यहाँ पर जमा हो गया तो उसको बोलते हैं लगून, ठीक है। तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे झील या लगून मिलते हैं मालाबार के कोस्ट में। इस लगून को क्या बोला जाता है, कयाल और कयाल, ठीक है। ये कयाल क्या है, ये इसको बोला जाता है बैक वाटर या खारा पानी। तो खारे पानी के झील मिलते हैं छोटे छोटे, जिसको बोलते हैं कयाल। और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध कयाल यहां पर मिलेगा वो कौन कौन सा है, वेम्बनाड कोल, वेम्बनाड, ठीक है। अष्टामुडी लेक, अष्टामुडी लेक, ठीक है। तो अष्टामुडी झील, वेम्बनाड, ये क्या है, प्रसिद्ध कयाल हैं जो कि कहाँ मिलेंगे आपको, मालाबार में। दूसरी बात, अगर मालाबार में खनिज की बात करेंगे तो मालाबार में जो रेत मिलता है उस रेत को क्या बोलते हैं, मोनाजाइट सैंड। इसी मोनाजाइट सैंड में, जो ये मोनाजाइट रेत मिलता है मालाबार में, इसी रेत में आपको क्या मिलता है, थोरियम। और थोरियम प्रसिद्ध किस लिए है, ये थोरियम प्रसिद्ध है आपका भारत की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, थर्ड स्टेज, तीन स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत में। थर्ड स्टेज में हम लोग किसको यूज करेंगे, थोरियम को यूज करेंगे, यूरेनियम की जगह। और इसीलिए मैंने आपको क्या दिया था कि भारत के जितने भी प्रमुख क्या हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, उनके नाम बताएं, ठीक है। और कहां से स्टार्ट करेंगे, हरियाणा, हरियाणा में न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर राजस्थान में न्यूक्लियर रिएक्टर, गुजरात आइए, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनेगा, महाराष्ट्र। मैं आपको सिर्फ स्टेट बता रहा हूँ, नाम खुद खोजो, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। उसके नीचे आएंगे कर्नाटक, फिर उसके बाद उधर चले जाइए तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद अब कहाँ देखेंगे, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इन सारे क्षेत्रों में जाके कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको पढ़ना था, भारत के प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में देखना था। पहला कौन सा था, तारापुर, ठीक है। तो उसको याद रखते हुए आप क्या करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर की स्टडी को, इसलिए मैंने कल मैप में दिया था, बहुत लोगों ने किया, वेरी गुड, अच्छी बात है। देखो उससे आपका अपने आप अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेगून और साथ ही साथ क्या है, मोनाजाइट सैंड, जो कि मालाबार तट में। मालाबार तट में हमने और क्या चीज देखा, एक चीज यहां पर, अच्छा, मालाबार तट में अगर देखेंगे तो यहां पर कौन सा बंदरगाह आएगा, तो यहां जो बंदरगाह आएगा वो क्या होगा, उसका नाम है कोच्चि, कोच्चि पोर्ट, ठीक है। तो कोच्चि बंदरगाह कहां पर आपका, मालाबार, पहली बात, ठीक है। तो ये इतना कुछ याद रखेंगे मालाबार। और मालाबार का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर खासकर रबर, यहाँ पर किसका उपज होता है, रबर प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। नारियल के लिए सबसे प्रसिद्ध केरला, ठीक है। नारियल सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ होता है, केरला या तमिलनाडु, आंसर दीजिए मुझे कमेंट करके। जो भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आंसर देंगे, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। नारियल के साथ साथ और बताइए कि मछली उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में, क्या वो केरला है, तमिलनाडु है, क्या आंध्र प्रदेश है। 2019 में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कहां पे हुआ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर खोजिए, क्लियर। तो कोच्चि, मैं बताऊंगा इनका आंसर लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्लियर। तो ये क्षेत्र हो गया आपका, कोच्चि यहाँ पर है, और मालाबार के तट के साथ साथ लगून को याद रखें, मोनाजाइट को याद रखें, और इन सारी चीजों को। और इसी क्षेत्र में मालाबार में एक विशेष तरह से कृषि करते हैं जिसको बोलते हैं बिलो सी वाटर फार्मिंग, समुद्र तट के नीचे क्या करने वाला कृषि, उसका नाम है कुट्टीनाड। क्या बोलते हैं, कुट्टीनाड, कुट्टीनाड पढ़ाऊंगा इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में, क्या है कुट्टीनाड और क्या होता है गिहास, GHAIS, ग्लोबल हेरिटेज, जो एग्रीकल्चर, विश्व में जो कृषि की एक अलग अलग तकनीक है, उसमें तकनीकों में से एक में रजिस्टर्ड है हमारा कुट्टीनाड, बिलो सी वाटर फार्मिंग ऑफ केरला, ठीक है। दो हैं ऐसे भारत के, एक है कुट्टीनाड और दूसरा कौन सा भी आपको बाद में बताता हूं मैं, ठीक है। तो कुट्टीनाड याद रखेंगे, केरला, और मालाबार का तट। तो मालाबार का तट भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और इसी जगह में हमारे कुछ प्रमुख नहर हैं। नेशनल वाटरवे एक कहा था, गंगा नदी, 2 ब्रह्मपुत्र,
3 इधर दिखेगा, और नेशनल वाटरवे 3 यहीं पर जो नेशनल वाटरवे पड़ेगा इस तट में, उसमें कुछ प्रमुख नहर हैं। पिछले साल भी एक नहर को नेशनल वाटरवे से उठा के पूछा जिसका नाम था बकिंगम नहर। इसी तरह से इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहर है। तो खासकर अगर मालाबार कोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो नहर आएगा उसका नाम क्या है, उद्योग मंडल नहर। उद्योग मंडल कोस्ट कहां पर है आपका, मालाबार। अलग से नोट करके लिख लीजिए साइड में कहीं पर भी, मालाबार से संबंधित नहीं, नीलगिरी से संबंधित बता रहा हूं। ऊटी जो है ना हिल स्टेशन, वो किस में आता है, नीलगिरी में आता है, बस उतना एक अलग से लिख लीजिए कहीं पर, नीलगिरी पर्वत में ऊटी। यहां से याद आया मालाबार हम लोग आए तो, ठीक है, मालाबार घूम रहे हैं अभी, ठीक है। तो मालाबार के साथ साथ आपको क्या याद रखना होगा, उद्योग मंडल कोस्ट, सॉरी आपका क्या है, कैनल, कोस्ट नहीं है, उद्योग मंडल नहर है ना, कैनल। हो जाएगा इतना, सब याद रहेगा ना, तभी जाकर क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप कंफ्यूज होते जाओगे। चलिए, इसके बाद तमिलनाडु स्टार्ट होता है, और ये तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ठीक है, कन्याकुमारी के ऊपर, यहाँ से आपका ये जो तमिलनाडु का जो पार्ट है और ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो ये जो तमिलनाडु का कोस्ट है इसको क्या बोलते हैं, कोरामंडल। कोरामंडल तट क्यों प्रसिद्ध है, कोरामंडल तट? पहली बात यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर बंदरगाह, तो यहां पर 2 प्रमुख बंदरगाह, एक है एनोर, दूसरा तुतिकोरिन। एनोर, तुतिकोरिन और चेन्नई, एनोर, तुतिकोरिन और चेन्नई, अरे सॉरी, ठीक है। तो एनोर, तुतिकोरिन और चेन्नई, ये 3 तट कहां पर आपके 3 बंदरगाह किस में आते हैं, कोरामंडल कोस्ट में। कोरामंडल कोस्ट में यहां पर देखेंगे तो इस तरफ आपका क्या दिखेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग यहां पर भी है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग में वहां पर आपको जो नहर दिखेगा उसका नाम क्या है, बकिंगम नहर, बकिंगम कैनाल। ठीक है। और कौन सी नदी यहाँ पर अपने जल को मुख्यतः विसर्जित करेगी, तो यहाँ इसी तट में देखेंगे तो आपको क्या दिखेगी, कावेरी नदी। ठीक है, पहली बात यहाँ पर कौन सी आएगी नदी, कावेरी नदी। कावेरी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे हम लोग बाद में जब पढ़ेंगे नदी को कल, तो और नदियों के नाम देखेंगे, पर प्रमुख नदी जो यहाँ पर दिखेगी वो कौन सी है, कावेरी है। ठीक है, एनोर, तुतिकोरिन, चेन्नई, बकिंगम कैनाल और यहाँ पर कावेरी नदी। कोरोमंडल कोस्ट पे थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, ये जो तट है, ये कोरोमंडल कोस्ट का तट है, यहीं पर जब कन्याकुमारी के पास यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी क्या है, भारत की इकलौती मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, द ओनली मरीन बायोस्फीयर, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, द ओनली मरीन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सी है, गल्फ ऑफ मन्नार। यहीं पर आपका क्या है, एडम्स ब्रिज, राम सेतु। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्षेत्र क्या है आपका देखेंगे तो कोरोमंडल कोस्ट, जो कि तमिलनाडु के तट को बोला जाता है। होगा क्वेश्चन यहां से। ठीक है, चलिए कोरोमंडल के ऊपर चलते हैं। क्लियर, कोरोमंडल के ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और अब चलते हैं बीच का क्षेत्र, खासकर आपके उड़ीसा से नीचे तक का क्षेत्र, जो आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां पर इस तट को क्या बोला जाता है, गोलकुंड। इस तट को क्या बोलते हैं, गोलकुंड और गोलकुंडा। ठीक है, इस पूरे के पूरे तट को बोला जाता है गोलकुंडा तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के तट में अगर देखेंगे तो जो सबसे प्रसिद्ध, और ऊपर आएगा थोड़ा सा, ये तो मैंने बहुत नीचे बना दिया। ठीक है, यहाँ से इससे और ऊपर देखो। ठीक है, तो गोलकुंड, और गोलकुंड में देखेंगे जो सबसे प्रसिद्ध जो तट, वो क्या बोलते हैं, बंदरगाह दिखेगा, वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क। अब विशाखापट्टनम में पहुंचे तो बात करते हैं। अच्छा, कोरोमंडल कोस्ट, यहां पर एक और चीज, अभी पिछले हफ्ते यहां पर क्या आया, एक बाढ़, वो आया चक्रवात, साइक्लोन का नाम क्या था, निवार। तो निवार साइक्लोन कहां पर आया, आपका कोरोमंडल कोस्ट, चेन्नई में, निवार। ठीक है, क्या होता है चक्रवात, वो तो आपको मैं क्लाइमेट में पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखेंगे कि निवार साइक्लोन कहां पर आया था, आपके कोरोमंडल कोस्ट में। इसके बाद चलते हैं विशाखापट्टनम और गोलकुंड। यहां पर विशाखापट्टनम से संबंधित पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए, इसका आंसर बताएंगे। कोरोना वायरस हुआ, और कोरोना वायरस में विशाखापट्टनम में क्या हुआ था, जैसे ही फैक्ट्री खोलने का परमिशन मिला लॉकडाउन के बाद, फैक्ट्री खुली, पहले दिन को क्या हुआ,
जैसे हमने एक बहुत पहले सुना था भोपाल गैस ट्रेजेडी, वैसा ही एक ट्रेजेडी कहाँ पर हुआ, विशाखापट्टनम में। कम लोग मरे, उतना बड़ा नहीं था, लेकिन विशाखापट्टनम में भी एक फैक्ट्री से गैस लीक हुई और उस गैस के लीकेज से वहाँ के लोग क्या हुए, कुछ लोगों की जान गई। उस गैस का नाम क्या था? विशाखापट्टनम लीक, ठीक है। तो क्या होगा वहां पर, विशाखापट्टनम में वो किस गैस का लीक हुआ था, आप लोग मेरे को बताएंगे। क्या वो मस्टर्ड गैस है, क्या वो सरीन गैस है, ये कौन सा गैस है, वो आप मेरे को आंसर देंगे। क्लियर? इसको भी नोट करना है, पढ़ेंगे ऐसा कि सारे चीज को क्लब करना है। इसके बाद विशाखापट्टनम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि विशाखापट्टनम भारत का सबसे प्राकृतिक रूप से देखने अगर देखा जाए बंदरगाहों को, ठीक है, तो सबसे ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए, हाँ, तो क्या है आपका विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा नेचुरली प्रोटेक्टेड, द मोस्ट प्रोटेक्टेड और द नेचुरल हार्बर ऑफ इंडिया जो कि आपका है, वो कौन सा है? विशाखापट्टनम। तीसरा बात, विशाखापट्टनम से और जानकारी, छत्तीसगढ़ पीएससी पढ़ो, छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारी। विशाखापट्टनम पोर्ट से हम क्या करते हैं? बैलाडीला के आयरन ओर को कहां भेजते हैं? जापान। इंपॉर्टेंट है, लिखो उसको कि द आयरन ओर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम बैलाडीला इज एक्सपोर्टेड टू जापान वया विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम बंदरगाह से जाता है। अभी मैं तो नेवी में जा ही नहीं रहा हूँ, नेवी का ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नहीं तो आपका दिखेगा कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड इधर केरला। ठीक है, तो खैर उसमें भी नहीं जाते। क्लियर? इसके बाद विशाखापट्टनम में और आगे देखते हैं, लिखेंगे अगला, विशाखापट्टनम बंदरगाह को देखते हुए, इंग्लिश मीडियम बाद में लिखाता हूं, एक लौह इस्पात कारखाने का निर्माण किया गया जिसका नाम है वाइजैक स्टील, जो कि भारत का एकलौता बंदरगाह पे आधारित लौह इस्पात उद्योग है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, नोट इट डाउन। द वाइजैक स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द वाइजैक VIZAG, द वाइजैक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री is the only steel industry in India which is based on port। पोर्ट होने के कारण बनाया गया है, नहीं तो रॉ मटेरियल बेस्ड होते हैं। ठीक है, या तो वो क्या होगा, जहां पर कोयला मिल रहा है वहां बना देंगे, जहां ये तो आयरन मिल रहा है वहां, या तो क्या करेंगे रेलवे लाइन को देखकर। पर पोर्ट बेस्ड एक ही आपका क्या है? आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो कि कौन सा है? वाइजैक स्टील। ठीक है, और इसी विशाखापट्टनम मैंने क्या बताया था? अरकू वैली। और यही विशाखापट्टनम अभी क्या देखेंगे, ये वाले क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पर काफी डेवलपमेंट चल रहा है करंट अफेयर में, तो थोड़ा सा देखते हुए चलिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ऊपर, आपका क्या? ओडिशा का तट। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लो यहां से, ओडिशा, ओडिशा कोस्ट। और ओडिशा के कोस्ट को क्या बोलते हैं? सरकार, उत्तरी सरकार या सरकार। और यहां पर जो सबसे प्रमुख जो देखेंगे आपका क्या है? पोर्ट है, उसका नाम क्या है? पारादीप, पारादीप पोर्ट। क्लियर? नेशनल वाटरवे 5, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो क्या है आपका आज का होमवर्क में, जो कल तो आप लोगों ने कर लिया, तो आज के होमवर्क में आपको पहली बात क्या करना है? भारत के जितने भी राष्ट्रीय जल मार्ग हैं उसको बनाओ 1 से 6 तक। 6वां बराक नदी पे दिखेगा, 5 मैंने बता दिया, 6वां बराक नदी पे, वो सारे के सारे आप क्या करेंगे। और उसको ऐसा नहीं कि बस इसमें है, थोड़ा सा पढ़ना, उसके अंदर जो जगहों के नाम लिखेंगे, किसको किसको कनेक्ट कर रहा है और क्या क्या है, तब दिखेगा आपको वहां पर बकिंगम कैनाल, वहां पर दिखेगा उद्योग मंडल। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक उठाकर 1 से 6 राष्ट्रीय जल मार्ग को वहां से लिखो, उसमें दिखेगा सारा चीज, नहीं तो फालतू जगह से देखोगे नहीं दिखेगा, सिर्फ नाम दे देंगे उन लोग। ठीक है, तो जितने भी क्या है आज का मैप वर्क, मैप में क्या दे रहा हूं मैं आपको? नेशनल वाटरवे, भारत के जितने भी क्या है राष्ट्रीय जल मार्ग, उनको आप पहले करोगे। और एक और दिया था बीच में कुछ, ये तो खैर हो गया, ये मैंने आपको अभी बताया, और आपको शायद तक कुछ एक और होमवर्क भी दिया था यहाँ पर, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो तेल के ऑयल रिफाइनरी, ऑयल माइन और राष्ट्रीय जल मार्ग, इसको आप क्या करेंगे आज होमवर्क पे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओडिशा, यहाँ पर क्या है? पारादीप, पारादीप पोर्ट। क्लियर? और अब इसी ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसी तट में एक बहुत ही फेमस क्या है, ये जो कोस्ट देखेंगे सरकार, तो यहीं पर आपका सबसे प्रसिद्ध, पहली बात तो चिल्का लेक। यहाँ पर कौन कौन से 2 प्रसिद्ध लेक थे? एक था कोलेरू, एक था पुलिकट। यहाँ पर क्या आएगा आपका? चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत का सबसे आपका खारे पानी का सबसे बड़ा झील। इसके साथ साथ इसी क्षेत्र में, चिल्का लेक के जो थोड़ा ऊपर वाला क्षेत्र है, वहां पर एक जगह है जिसको बोलते हैं ऋषिकुल्ला, एक तट है, बीच है, उसको बोलते हैं ऋषिकुल्ला, ऋषिकुला। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। और ये उड़ीसा का जो तट है ऋषिकुला, इसी क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, ऑलिव कछुआ। तो भारत में ऋषिकुला खासकर और आपका ये जो क्षेत्र है उड़ीसा का तट का, ऋषिकुला में और आसपास का जो उड़ीसा का तट है, यहाँ पर क्या मिलता है, ऑलिव कछुआ। मिलता नहीं है, ऑलिव रिडल टर्टल यहाँ पर क्या आते हैं, देखो साल में हर साल वहाँ पर क्या करते हैं, ऑलिव कछुए पूरा घूमते हुए आते हैं और वहाँ पर अपना क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो एक साथ लाखों के तादाद में ऑलिव कछुए आकर वहाँ पर क्या बनाते हैं, अपने घोंसला बनाते हैं, ठीक है। और उसी को बोला जाता है मास नेस्टिंग। बहुत सारे घोंसले जो बनते हैं उसको बोलते हैं मास नेस्टिंग। और इस घोंसलों को, जो मास नेस्टिंग है, वो जो घोंसले बने हैं उसको बोलते हैं आरीबाड़ा, आरीबाड़ा, ठीक है, आरीबाड़ा। और इसी आरीबाड़ा में ऑलिव कछुए क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वहीं पर प्रसिद्ध है इसीलिए आपका क्या, ऑलिव कछुए के लिए ऋषिकुला। और ऋषिकुला से भी ज़्यादा बड़ा जो क्षेत्र है जहाँ पर ऑलिव कछुए सबसे अधिक आते हैं वो क्या है, भितरकणिका। तो यहाँ पर दो हैं, ऋषिकुला और भितरकणिका, ऋषिकुला और भितरकणिका, ऑलिव कछुए का गढ़, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भितरकणिका को देखेंगे तो भितरकणिका में भी आपको क्या मिलती है, मैंग्रोव। तो इस कोस्ट के मैंग्रोव का नाम क्या है, भितरकणिका मैंग्रोव, भितरकणिका मैंग्रोव, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आपका आंध्र प्रदेश के कोस्ट में वापस आइए, कृष्णा गोदावरी से बनाया गया कोस्ट है ये। तो कृष्णा गोदावरी जहां पर आपस में मिलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहीं पर आपको क्या मिलता है, तेल मिलता है, जो बोलते हैं केजी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तेल मिलेगा, केजी बेसिन, तेल और साथ ही साथ नेचुरल गैस, ऑयल प्लस नेचुरल गैस के लिए जगह है फेमस आपका केजी बेसिन, आपका कहाँ पर, आंध्रा कोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑयल माइंस हैं, ठीक है, तो वो ऑयल माइंस कौन देख रहा है, खासकर रिलायंस देख रही है और गवर्नमेंट भी देख रही है कुछ को, ठीक है। पढ़ाऊंगा उसको। ऑयल रिफाइनरी का नाम क्या है, मुक्ता, रवा और पन्ना, ये तीन ऑयल रिफाइनरी है यहाँ पर, सॉरी ऑयल माइंस हैं। तो आपका देखेंगे केजी बेसिन, क्लियर। और केजी बेसिन ऑयल और नेचुरल गैस के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ आप उड़ीसा में आ गए थे वापस, तो उड़ीसा में भितरकनिका, ऋषिकुला और पारादीप। यहीं पर आपको तट में देखेंगे तो तट में बसा हुआ शहर में से एक है आपका पुरी। और पुरी में किसका टेम्पल है, जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में जो भगवान उसको बैठाए जाते हैं, सुभद्रा, ठीक है, उनकी मूर्ति जो है वो किससे बनी हुई है, मूर्ति नहीं है वो क्या है, लकड़ी से बनी हुई, काष्ठ स्तंभ से। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, तो समझो कि किस जगह से कितने कितने चीज़ों को ट्रेस करके हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये मैप वर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर चलते हैं, जो थोड़ा सा आपका क्या बच रहा है, सुवर्ण रेखा नदी और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसी बंगाल का कोस्ट, और इसी बंगाल के कोस्ट है छोटा सा, पर बंगाल में मुख्यतः देखेंगे तो ये क्या है, कोस्ट नहीं, वहाँ पर क्या होता है, नदी आती है, खासकर आपका कौन सी नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। और इसी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी ने बनाया है आपका क्या, यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोलकाता पोर्ट। वेस्ट बंगाल में क्या है, कोलकाता पोर्ट। और हुगली नदी के ऊपर क्या है, हुगली पोर्ट, कोलकाता और हुगली, ठीक है। जो कोलकाता पोर्ट है वो क्या है, नदी के द्वारा बनाया गया पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया। कोलकाता पोर्ट इज अ रिवराइन पोर्ट, नदी के ऊपर बना हुआ पोर्ट है। और नदी पे बना होने के कारण वहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सेडिमेंटेशन का, मतलब नदी अपने गाद को ला ला कर जमा करती है तो गाद को हटाना पड़ेगा, तो बड़े जहाज वहाँ पर एंटर नहीं कर पाते, वहाँ पर क्या है, सेडिमेंटेशन का प्रॉब्लम है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण एक नया पोर्ट बनाया गया, उसके लोड को कम करने के लिए। तो हुगली पोर्ट को बनाया गया है ताकि हम क्या करें, कोलकाता पोर्ट का लोड कम कर सकें, ठीक है। तो याद रखना, कोलकाता पोर्ट, हुगली पोर्ट, पारादीप, तुतीकोरिन, एनोर और चेन्नई। इधर हमने देखा मालाबार कोस्ट में क्या था, कोच्चि, यहाँ पर क्या था, मैंगलोर, यहाँ पर तीन और देखे थे, ठीक है। तो ये क्या थे, भारत के सारे पोर्ट, और पोर्ट के साथ साथ ये दोनों कोस्ट, और इस कोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध है। और वहीं पर आप जाएंगे कोलकाता, उसके ऊपर, तो उस क्षेत्र में फिर आपको सुंदरवन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो ये थे भारत के कोस्ट, प्लेन और उससे संबंधित जितना भी करंट में इंफॉर्मेशन है, और साथ ही साथ आपको जो जो चीज़ें याद रखनी है, एक एक चीज को डिटेल में यहाँ पर अच्छे से याद रखना, जो भी कुछ लिखा हुआ है आपके बोर्ड के ऊपर, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया आपका कोस्ट। कोस्ट के बाद अब आपका एक ही भाग बचता है आपके प्राकृतिक विभाजन में, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्वीप समूह या आइलैंड ग्रुप। भारत में मुख्यतः दो तरह के आइलैंड हैं, दो आइलैंड ग्रुप हैं, लिखते चलिए, ठीक है। दो आइलैंड है, एक है आपका अंडमान आइलैंड और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड, क्लियर। दोनों में से जो ज़्यादा बड़ा है वो कौन सा है, आपका अंडमान, ठीक है। और छोटा कौन सा है, आपका लक्षद्वीप। इसके साथ साथ और जो छोटे छोटे आइलैंड मिलते हैं वो सारे के नाम मैंने आपको करा दिया है। मालाबार कोस्ट में एक और आइलैंड का नाम लिख लेंगे, वेलिंगडन। वेलिंगडन आइलैंड कहाँ पर आपके, मालाबार कोस्ट में है। चलिए आते हैं हम लोग वापस आपके आइलैंड ग्रुप में, द्वीप समूह।
आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें हम लोगों को दोनों को देखना है, जो जो वर्ड बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है। लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा आपका अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? वेट मार्कर काम सही से नहीं कर रहा। चलिए लक्षद्वीप, अगर हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड को देखें, लक्षद्वीप द्वीप को, तो पहली बात ये किससे बना हुआ है? कोरल या मूंगा, ठीक है। कोरल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? मूंगा या प्रवल। कोरल आइलैंड है ये, कोरल से बनाया हुआ। और ये माना जाता है कि लक्षद्वीप अरावली का एक्सटेंशन है। अरावली जब टूट के नीचे गिरी तो वो अरावली का ही एक पार्ट है, जो क्या है आपका लक्षद्वीप। तो माना जाता है क्या है ये? एक्सटेंशन ऑफ अरावली। पुरानी अरावली पर्वत का ये एक्सटेंशन है लक्षद्वीप, और ये क्या है आपका? एक कोरल आइलैंड है। अंडमान की कहानी देखेंगे फॉर्मेशन में, तो अंडमान को क्या माना जाता है कि ये जो है ये क्या है? हिमालय का ही एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन ऑफ हिमालय। क्लियर? पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कोरल से बना है तो सिर्फ यही कोरल मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। अंडमान में भी आपको देखो, अंडमान में आपको कोरल भी मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिलता है? मैंग्रोव भी मिलता है। क्लियर? अब एक एक करके बात करते हैं इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी मैंने करा भी दिया है। लक्षद्वीप से संबंधित आप क्या पढ़ोगे? 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री और 9 डिग्री, ठीक है। मिनिकॉय, लक्षद्वीप की जो सबसे नीचे पार्ट है उसको बोलते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय को मालदीव से अलग किया, और मिनिकॉय और कावारत्ती को करेगा आपका कौन सा? 9 डिग्री। इसके बाद अंडमान में, अंडमान से संबंधित आपको कुछ किसको पढ़ना था? ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया, फिर भी यहाँ पर रिपीट करा देता हूँ आपको। 10 डिग्री, ठीक है, अंडमान और निकोबार को। उसके बाद आपका मैंने एक और बताया था आपको, डंकन पास, डंकन पैसेज। किसको किसको अलग कर रहा था? डंकन, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को। इसके साथ साथ एक और बताया था कोको स्ट्रेट, ठीक है, नॉर्थ अंडमान, और उधर क्या है आपका म्यांमार वाला जो पार्ट है उसको अलग करेगा कोको स्ट्रेट, ठीक है। और एक और बताया है ग्रेटर चैनल, महान चैनल, ठीक है, ग्रेटर चैनल। क्लियर? ये मैप में आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए अब यहाँ पर डील नहीं कर रहे हैं। 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, डंकन, कोको और ग्रेट चैनल, इतने को तो एकदम बिल्कुल रट जाना, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप को देखेंगे तो भारत की क्या है? सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान। ये लार्ज है, ये स्मॉल है, सबसे छोटा ये सबसे बड़ा। क्लियर? ये दो चीजों को, दोनों के मैंने क्या कहा था आपको? लक्षद्वीप और अंडमान को जब पढ़ोगे तो साथ साथ वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर लोग के नाम याद रखना, ठीक है। अब लक्षद्वीप आइलैंड की अगर बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड में कुछ प्रसिद्ध क्या है और छोटे छोटे आइलैंड है, जैसे कि कौन कौन से है? बंगाराम। लक्षद्वीप ग्रुप का सबसे बड़ा आइलैंड में से एक कौन सा आपका? बंगाराम। बंगाराम के साथ साथ क्या है? कावारत्ती, ठीक है। कावारत्ती के साथ आपने देखा मिनिकॉय, ठीक है। यहां पर एक पहले आइलैंड था, उसका नाम था पिराली। ये पिराली जो द्वीप है ये क्या हुआ? अभी जलमग्न हो चुका है, समुद्र क्या है वाटर के नीचे जाके खत्म हो चुका है पिराली, ठीक है। तो ये क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक और है अगती। तो 3-4 आइलैंड के नाम काफी है, वैसे इतना ज्यादा पूछता नहीं है पीएससी, तो इसलिए फिर भी मैं आपको 2-3 के नाम बता रहा हूँ, कहीं गलती से उसका मन हो गया पूछ लिया तो आपको बन जाए। बंगाराम, कावरत्ती, मिनिकॉय, पिराली और अगटी, ये कुछ आइलैंड है किसके? लक्षद्वीप ग्रुप के, ठीक है। 22-23 आइलैंड है, लेकिन आपको इनको याद रखो, पूरे के पूरे आइलैंड रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अंडमान निकोबार को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, पर इसमें यह याद रखना कि ये कोरल से बना हुआ एक द्वीप समूह, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अंडमान और निकोबार के लिए। अंडमान निकोबार को बात करेंगे तो किस तरह से आपका देखो, अंडमान का ही 3 टुकड़े हो जाते हैं। अंडमान, नॉर्थ अंडमान बोलते हैं इसको, फिर आता है आपका साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो आपका क्या आएगा? निकोबार, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। सॉरी, आपका अंडमान और निकोबार 2 में ही करो, अंडमान नॉर्थ और साउथ मत करो, आप लोग ऐसे ही करो, एक ऊपर अंडमान एक निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार से संबंधित आपको छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए क्या क्या याद रखना है उसको आप लोग देखते हुए चलेंगे। पहला, अंडमान में भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा आता है, सबसे दक्षिण, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मेनलैंड नहीं पूरे इंडिया का आता है यहाँ पर
ठीक है, इंदिरा पॉइंट, और इसी को क्या बोलते हैं, पिग्मिलियन पॉइंट। एक इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन आप लोग लीजिए कि निकोबार से सबसे नजदीक 16 किलोमीटर ही दूर आपका क्या है, सुमात्रा। निकोबार से सबसे नजदीक क्या है, सुमात्रा। तीसरा इंफॉर्मेशन, भारत में अगर अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार की क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जैसा कि आपको कहाँ मिलता है, भूमध्य रेखा में। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के समकालीन यहाँ पर क्या है, आपकी जलवायु है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पर। और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, रेन फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा, रेन फॉरेस्ट। कैसा वन मिलेगा, तो आपका रेन फॉरेस्ट मिलेगा। क्लियर, जो एवरग्रीन है। अब इक्वेटोरियल क्लाइमेट रेन फॉरेस्ट होगा तो उस जंगल क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डेंस होंगे, और बहुत ज़्यादा संघन वन होगा, बहुत डेंस होगा, तो वहाँ पर लकड़ी कटाई बहुत ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। हार्डवुड ट्रीज मिलेंगे, ठीक है, कठोर लकड़ी के, उसको काटने में बहुत वो लगेगा, इसीलिए उस क्षेत्र में क्या होगा, वन बहुत ज़्यादा होगा। और जहाँ पर अधिक वन होगा वहाँ पर क्या होंगे, वनस्पतियों को देखेंगे, वनस्पतियों की विविधता बहुत दिखेगी, वहाँ पे फॉरेस्ट डाइवर्सिटी बहुत दिखेगी, और साथ ही साथ उस रीजन में क्या रहेंगे, आपके जनजाति जो कि ट्राइब्स हैं, क्योंकि उसकी क्लाइमेट वैसी है। तो जैसा क्लाइमेट वैसी ट्राइब, वैसा सब कुछ वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, रबर प्लांटेशन देखोगे आप, यहाँ पर भी होगा। और इसी के कारण यहाँ पर बहुत फेमस ट्राइब्स रहेंगे। तो इस जगह में जो प्रसिद्ध ट्राइब रहते हैं उसमें कौन से हैं, ओंजी और ओंग, जरावा और जारवा। ठीक है, ठीक है, और एक और मैंने बताया था कि आइलैंड ही है, उसमें क्या कौन रहते थे, सेंटिनल। ये तीन प्रसिद्ध जनजाति किसके, अंडमान निकोबार में, इसी जगह पर रहते हैं। भारत की सबसे पिछड़ी जनजाति, 75 जनजातियों को लिस्ट डाउन किया गया है सबसे पिछड़ी जनजातियों में, उनमें से ये आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी 5 हैं। क्लियर, तो ये क्या हो गए आपके अंडमान के संबंधित कुछ जानकारी। अभी और चलते हैं। 10 डिग्री डंकन कोको, ये याद रखेंगे। फिर अंडमान के ऊपर यहाँ पर एमरल्ड आइलैंड, और वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर वॉल्केनो मिल रहे थे, ज्वालामुखी। कौन कौन से थे, बेरेंट और नारकोंडम। बेरेंट वो है जो कि क्या है, एक्टिव है, और नारकोंडम क्या है, वो डोरमेंट है, मतलब वो अभी नहीं फटेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अंडमान में जो प्रमुख क्या है, आपके पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, उनके भी नाम थोड़े से आपको याद होने चाहिए। माउंट हैरियट, और इसी में वहाँ पर क्या है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स में क्या होगा, माउंट हैरियट। क्लियर, याद रहेगा, माउंट हैरियट, माउंट डिवालो। क्लियर, और यहीं पर क्या है आपका महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। अंडमान में कौन सा है, महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ है आपका, अंडमान नेशनल। यहाँ पर आपको मैंग्रोव भी मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अंडमान निकोबार के संबंधित याद रखना। ठीक है, तो अंडमान की इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, और उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर आपका क्या आता है, अंडमान सी, जो नॉर्दर्न अंडमान के ऊपर वाला जो पार्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, क्या बोलते हैं, अंडमान सी। इधर आपका बंगाल सी। ठीक है, इसका सुमात्रा, और यहीं से अगर जैसे आप सुमात्रा देखोगे, सुमात्रा, जावा, और इधर से आपका लगा होगा थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है, तो ये वाला जो पास है, ये इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मलक्का। ठीक है, ये बहुत फेमस जगह है। और वहीं से फिर आप कहाँ एंटर करोगे, साउथ चाइना सी में, जो कि एक प्रकार से पूरा का पूरा विवादित है, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, तो यहीं से आपका अलग होता है क्या, हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन। क्लियर, इसलिए गल्फ ऑफ मलक्का या स्टेट ऑफ मलक्का बहुत ज़्यादा फेमस है। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये था अंडमान निकोबार और उससे संबंधित जानकारी। और भी नेशनल पार्क हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस सारा का सारा हम लोग आगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी इस लेक्चर से आपको अंडमान के संबंधित इतना इन्फॉर्मेशन कम से कम रखो, और लक्षद्वीप से संबंधित। ठीक है, और भारत में और जो प्रमुख आइलैंड है, न्यू मुरे था, जो भी था, वो सारा का सारा मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन भारत का। हो जाएगा यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों का ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, आप लोग कर जाएंगे इसको। क्लियर, तो अभी तक जितना भी पढ़ाया है प्लीज़ उसको अच्छे से करें, जो भी होमवर्क दिया उसको आज कंप्लीट करें। जिन लोग भी मैप बनाकर भेज नहीं रहे हैं, पहले बताता हूँ, आप दुनिया की कोई किताब उठा लो और पढ़ लो,
एग्जाम के दिन भूल जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ खुद से बनाओ मैप को, एक बार फ्लिप भी नहीं करोगे और आपको याद रहेगा। 80% चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अभी से याद हो जाएंगी। और जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, जो ये चीज़ चाहते हैं कि नहीं आज का काम कल पे टालें, जो टालूपंथी है, आपका एग्जाम भी टल जाएगा और अगले साल आ जाना एग्जाम देने फिर से। अगर ये नहीं चाहते कि टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़िए और प्लीज़ उसको अभी करिए। ये मंथ है, अभी ये दिसंबर और आपका 15 जनवरी तक का समय है आपके पास। जितना पढ़ना है, जो नोट्स को एक्टिव करना है उसको कर लो। 15 तारीख के बाद अगर आप एक भी शब्द एक्स्ट्रा पढ़ के लिखते हैं ना, तो आप अपना एक क्वेश्चन गलत करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसके बाद रिविजन करना है। जो भी नोट्स और जो भी होगा आपने जितना भी पढ़ लिया उसको कम से कम हम क्या करेंगे, हर 5 से 7 दिन में एक बार रिवीजन करेंगे। और इस तरह आप क्या करोगे, 5 से 7 बार रिवीजन करके एग्जाम में बैठोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे और गलत करके आओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार जितना इन्फॉर्मेशन अभी प्रोसेसिंग कर रहे हो कर लो। फर्स्ट रिवीजन में फिर से करना। फर्स्ट रिवीजन के बाद क्या होगा, चीज़ें आधी आपको आती होंगी और आधी चीज़ें ऐसे लगेंगी कि नहीं भूल रहा हूँ, उसको सेकंड रिवीजन में करो, थर्ड रिवीजन में फिर उसमें से कम करो। ऐसे करके क्या होगा, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप प्रोसेस कर लोगे शुरू से लेकर आखिरी तक, और हर एक चीज़ आपको याद रहेगा। पर अगर आप अभी नहीं करोगे तो आप रिवीजन में कभी नहीं कर पाओगे, याद रख लेना, ठीक है। तो प्लीज प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो, टालूपंथी छोड़ो, आज का और आज का काम अभी करो, ठीक है। वो बोलते हैं ना, आज करे सो अब कर, तो वही वाली बात है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। क्योंकि अगर कल पे छोड़ दिए आज का काम तो आज क्या होगा, आपका खाली हो जाएगा, और ये समय जो वेस्ट करोगे यही समय आपको लास्ट में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बार बार मैं बोल रहा हूं कि आज करे तो अभी कर, इसी वक्त, और अभी करे तो शुरू कर दे, ठीक है, कर दो स्टार्ट। लेकिन आप अपने काम को सिंसियरली करिए। डेफिनेटली आप देखना, आपको फील होगा लगभग आप जब मिड जनवरी में पहुंचोगे कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। बस उसके बाद क्या होगा, अपने आप को ढीला नहीं पड़ने देंगे हम, और मेहनत और आगे करते रहेंगे। सो अगेन सबके सब जो भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं, जो मैप को नहीं बना रहे हैं, या जो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को, उन सबको मैं बोलूँगा कि जितना भी क्लास में हो रहा है उतने सेक्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें आप जिस भी मटेरियल्स पढ़ते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नदी अफवाह के साथ। धन्यवाद।